हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो तक अपन ने कुछ जो बेसिक्स थे मैथमेटिक्स के जो कि किसमें काम आते हैं अपने फिजिक्स में, उसकी अपन ने स्टडीज करी थी। अब अपन चैप्टर 3 जिसका नाम क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, उसकी स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अब उसको अपन थ्योरी पोर्शन स्टार्ट कर रहे हैं, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। ठीक है, तो अब अपना अभी से जो अगले 5 to 7 चैप्टर्स चलेंगे वो किस पोर्शन के अपन बोलते हैं उनको, मैकेनिक्स के। तो सबसे पहले अपन को पता क्या होना चाहिए कि मैकेनिक्स क्या होती है। ठीक है, तो अब मैकेनिक्स क्या होती है ये जानने के लिए अपन कैसे समझ सकते हैं, अपन अपनी सराउंडिंग में आसपास जब देखते हैं तो अपन को क्या दिखते हैं, ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं, वेरियस ऑब्जेक्ट दिखते हैं। तो अब अपन किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो या तो वो किस पे होता है, रेस्ट पे, या फिर किस पे होता है, मोशन पे। तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे इधर और मोशन में। तो अब ऑब्जेक्ट की रेस्ट पे या फिर मोशन में जो स्टडी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। फिर से ऑब्जेक्ट की रेस्ट पे या फिर मोशन में जो स्टडी होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स की क्या डेफिनेशन हो गई कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट और इन मोशन। तो ये तो डेफिनेशन हो गई किसकी, मैकेनिक्स की। क्या होती है कि इट इज द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और मोशन। अब या तो ऑब्जेक्ट किस पे होगा, रेस्ट पे, या फिर किस पे होगा, मोशन में। तो अब इनकी भी कैटेगरी हो गई कि ऑब्जेक्ट की रेस्ट पे स्टडी को क्या बोलते हैं और ऑब्जेक्ट की मोशन में स्टडी को क्या बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है तो उसकी जो स्टडी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। फिर से ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे होता है उस टाइम पे उसकी जो स्टडी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। और ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है उस टाइम पे उसकी स्टडी को अपन क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। तो ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे, जब ऑब्जेक्ट किस पे, रेस्ट पे, उस टाइम पे उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं अपन, स्टैटिक्स। और ऑब्जेक्ट जब मोशन में है उस टाइम पे उसकी स्टडी को क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। ठीक है, ये तो हो गया रेस्ट में और मोशन में। अब अपन बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे कब हो सकता है, जब कोई एक्सटर्नल बॉडी उसको टच नहीं कर रही हो, एक्सटर्नल बॉडी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं कर रही हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ये भी किस पे, रेस्ट पे। अब अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसके ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये किस पे आ जाता है, मोशन में आ जाता है। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी बॉडी को अगर मेरे को रेस्ट से मोशन में लाना है तो इसका मतलब मेरे को उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, नेट फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे को एक चीज समझ में आ गई कि कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, कॉज ऑफ मोशन, जिसकी वजह से मोशन होता है। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है मेरा, फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जब रेस्ट से मोशन में आएगा तो उसके पीछे क्या होगा, उसके पीछे एक फोर्स, कोई ना कोई रिजल्टेंट फोर्स उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा होगा, तभी वो रेस्ट से किसके ऊपर आया होगा, मोशन से। तो ये तो बात हुई फोर्स की, कि आपका कॉज ऑफ मोशन क्या होता है, आपका फोर्स। अब कॉज ऑफ मोशन फोर्स होता है। अब अपन ऑब्जेक्ट का जब मोशन में है तो अब उसकी दो टाइप से स्टडी हो सकती है। कैसे दो टाइप से स्टडी हो सकती है, एक तो ये कि आप इस कॉज को कंसीडर ही मत करो, जनरल बॉडी के मोशन की स्टडी करो। कैसे मोशन की स्टडी होती है, जैसे डिस्टेंस क्या हुई ऑब्जेक्ट की, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, स्पीड क्या हुई, वेलोसिटी क्या हुई, एक्सेलरेशन क्या हुआ, ग्राफ्स कैसे इनके बने, मोशन जब बॉडी मोशन करी तो ग्राफ में कैसे चेंज आया। तो अभी मैंने पूरे जितने टॉपिक्स बोले इन सब में मेरे को फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस मैंने किसकी स्टडी करी, मोशन की। मतलब जो कॉज ऑफ मोशन है उसकी स्टडी मैंने नहीं करी, उसको मैंने कंसीडर नहीं करा। ओनली किसको कंसीडर करा, मोशन को, कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करा। तो जब मोशन की स्टडी करी जाती है, मोशन की स्टडी करी जाती है विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, उसको अपन क्या बोलते हैं, ये कॉज ऑफ मोशन क्या हो गया मेरा, फोर्स। अगर मैं इस कॉज ऑफ मोशन को स्टडी ना करूं, कॉज ऑफ मोशन को, फोर्स को अगर मैं काउंट ना करूं, इसको कंसीडर ना करूं, तब जो स्टडी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। और ये जो कॉज ऑफ मोशन है क्या, आपका फोर्स, अगर मैं इसको कंसीडर करता हूं तब जो ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी होती है उसको अपन बोलते हैं काइनेटिक्स। तो ये आपका क्या है, क्लासिफिकेशन है किसका, मैकेनिक्स का। फिर से एक बार अपन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है अपना मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या होता है, जनरली सराउंडिंग में ऑब्जेक्ट किस पे होंगे, या तो रेस्ट में होंगे या फिर किस पे होंगे, मोशन में। रेस्ट में या मोशन में ऑब्जेक्ट की जो स्टडी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स। अब या तो रेस्ट पे होगा या फिर मोशन में। रेस्ट में जो स्टडी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक्स। और मोशन में जो ऑब्जेक्ट की स्टडी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डायनेमिक्स। अब डायनेमिक्स
के अंदर ऑब्जेक्ट किसमें, मोशन में। ऑब्जेक्ट मोशन में कब होगा, जब उसके ऊपर क्या होगा, एक नेट फोर्स, उसके ऊपर नेट फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई होगा, उससे क्या आएगा, वो मोशन में आ जाएगा। इसका मतलब कॉज ऑफ मोशन, जिसकी वजह से मोशन होता है, वो क्या होता है, फोर्स। अब अगर जब आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, आपका ऑब्जेक्ट जब मोशन कर रहा है, तब अगर मैं इस फोर्स को कंसीडर करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक्स। और जब अगर मैं इस कॉज ऑफ मोशन को कंसीडर नहीं करता हूं तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो ये अपना क्या है, क्लासिफिकेशन है किसका, मैकेनिक्स का। यस, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है, रेस्ट एंड मोशन। अभी तक अपन जब मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो अपन क्या देख रहे थे, इधर आपका ऑब्जेक्ट किसमें होगा, रेस्ट में, या फिर किसमें होगा, मोशन में। तो सबसे पहले ये तो पता चले कि रेस्ट और मोशन का मतलब एक्चुअल में होता क्या है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, रेस्ट की। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको रेस्ट पे कब कहेंगे, तो रेस्ट पे कब कहेंगे, फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, तो अब मैं इसको रेस्ट पे कब कहूंगा, जब नंबर 1 ये अपनी आसपास की जो सराउंडिंग है, फॉर एग्जांपल ये जो रूम है, इस रूम के रिस्पेक्ट में अगर इस मार्कर की पोजीशन चेंज नहीं होती है, इस रूम के, इसके आसपास के सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में अगर इसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है, किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अपन फिजिक्स के अंदर जनरली जितनी भी बात करते हैं किसके रेस्पेक्ट में बात करते हैं, टाइम के रेस्पेक्ट में बात करते हैं। तो अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, ये मार्कर, तो आपका जो ऑब्जेक्ट है उसकी आसपास की जो उसकी इमीडिएट मतलब बिल्कुल पास में, तो ऑब्जेक्ट की उसकी इमीडिएट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं होती है किसी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट किस पे, रेस्ट पे। और अगर ऑब्जेक्ट की उसकी इमीडिएट आसपास की सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में उसकी पोजीशन क्या होती है, चेंज होती है, तो मैं क्या बोलूंगा, ऑब्जेक्ट किसमें, मेरा मोशन में। तो रेस्ट क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में किसी टाइम इंटरवल में अपनी पोजीशन जो है चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है आपका, ऑब्जेक्ट्स इमीडिएट सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में वो किसी टाइम इंटरवल के अंदर अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, और अगर पोजीशन चेंज कर दे रहा है तो उसको मैं क्या बोलूंगा, मोशन। तो मोशन क्या हो जाएगा, मोशन क्या है, ऑब्जेक्ट जो है अपनी सराउंडिंग और टाइम इंटरवल के रेस्पेक्ट में क्या करता है, पोजीशन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, चेंजेस पोजीशन। तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे मतलब दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो उसकी क्या सराउंडिंग, और ऑब्वियसली बात है सारी चीजें किसके रिस्पेक्ट में होती है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो ऑब्जेक्ट को आप क्या बोलोगे, रेस्ट में। अगर सराउंडिंग और टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में अगर आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है मतलब वो किसमें, मोशन में। ठीक है, अब बात आती है कि रेस्ट और मोशन अपन ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या फिर एक ऑब्जेक्ट मोशन में। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या होती है, रिलेटिव टर्म्स होती है। रिलेटिव टर्म्स कैसे हो सकती है, इसको कैसे आप समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रेन में जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप किसी ट्रेन के अंदर बैठे हो या किसी बस में बैठे हुए हो, तो आप क्या देखते हो कि आपके जो नेबरहुड, आपके जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, आपके नेबर के जो पैसेंजर बैठे हुए हैं, वो आपके रेस्पेक्ट में किसमें, रेस्ट में। आप जब उनको देख रहे हो तो वो किस पे, रेस्ट पे। आप बैठे हो, आपके सामने आपके पास में कोई आपका पैसेंजर बैठा हुआ है, फेलो पैसेंजर आपके पास में बैठा हुआ है, तो आप क्या देखते हो कि आपकी ट्रेन मोशन में है और जबकि आपके पास में वो बैठा हुआ है तो आपको किस पे दिखता है, रेस्ट पे दिखता है। तो फॉर एग्जांपल आप कहीं से पास हो रहे हो और आप देखते हो कि कोई प्लेटफॉर्म आता है, ट्रेन नहीं रुकती है, तो जब प्लेटफॉर्म पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है तो वो क्या देखता है कि आपको कैसे देखता है कि आप वहां से पास हो रहे हो ट्रेन में बैठ के, तो उसके रिस्पेक्ट में आप किस में हो गए, मोशन में। कैसे, फॉर एग्जाम्पल मान लो ये ट्रेन है आपकी इस डायरेक्शन में मोशन हो रही है और यहाँ पे कोई ये क्या है, प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे कोई एक पर्सन खड़ा हुआ है ए, आप खुद हो बी और एक पर्सन आपके साथ में पैसेंजर क्या है, सी। तो अब आप क्या देखते हो कि जो आप अगर बी हो, ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि सी वाला जो पैसेंजर है वो क्या है, आपके रेस्पेक्ट में क्या है, ये किसमें है, रेस्ट में। जबकि जब प्लेटफॉर्म पे जो पर्सन खड़ा है ए, जब वो इसको देखता है तो वो क्या देखता है, ये ट्रेन के साथ आगे जा रहा है, तो वो किसमें आ गया, मोशन में। तो मतलब सी जो पैसेंजर है, सी जो आपके साथ वाला पैसेंजर है, जब उसको बी देख रहा है मतलब आप खुद देख रहे हो, तब वो किसमें, रेस्ट में। और जब उसको ए देख रहा है तो वो किसमें, मोशन में।
इसका मतलब एक ही पर्सन रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। कैसे? डिपेंड है किसके रेस्पेक्ट में आप उसको बात कर रहे हो, किसके रिलेटिव बात कर रहे हो। इसका मतलब जो आपका रेस्ट और मोशन, रेस्ट और मोशन ये दोनों आपस में क्या है? रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है? रिलेटिव टर्म का मतलब है कि आप किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो, किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हो। तो इसका मतलब रेस्ट और मोशन आपस में दोनों क्या है? रिलेटिव टर्म है। कोई भी बॉडी रेस्ट पे नहीं होती या फिर कोई भी बॉडी मोशन में नहीं होती। कैसे पता चलता है? आप किसके रेस्पेक्ट में उसको देख रहे हो। ठीक है, अब बात आती है कि एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कोई भी चीज नहीं होती। क्यों नहीं होती? अब मेरे को बताना है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे या मोशन में है, तो मैं क्या देखता हूँ? उसकी पोजीशन चेंज हो रही है, नहीं हो रही। पर मैं उसकी पोजीशन चेंज किसके रेस्पेक्ट में बात करूंगा? कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके रेफरेंस में मैं बात करूं। स्पेस में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होना चाहिए जिसके रेस्पेक्ट में मैं बात करता हूं कि मैं इस पॉइंट से देखूंगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में या फिर मोशन में। लेकिन स्पेस में ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर मैं बात करूं कि मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में देखता हूं, तो अर्थ भी क्या कर रही है? सन के अराउंड घूम रही है। और अब मैं बात करता हूँ, अपना जो सन है, पूरा जो सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम भी क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब पूरे यूनिवर्स के अंदर आपका कोई भी जो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि किस पे, या तो एब्सोल्यूट रेस्ट पे या फिर एब्सोल्यूट मोशन में। तो इसका मतलब एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन कोई भी चीज नहीं होती। या बस आपस में क्या होते हैं? एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स होते हैं कि आप किसको किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो। यस, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम क्या है? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे? दो कंडीशन है। देखो, अपने जब ऑब्जेक्ट होते हैं तो जब वो मोशन करते हैं तो डिपेंड है वो कितनी ज़्यादा डिस्टेंस तक मोशन कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है, तो अगर उसकी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हुई, किसके कंपेरेटिव में? उसकी खुद की साइज के कंपेरेटिव में। मतलब ऑब्जेक्ट की जो खुद की सेल्फ की साइज होती है, अगर वो क्या हो? बहुत ज़्यादा कम हो, किसके कंपेरेटिव में, किसके रेस्पेक्ट में? उसकी जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, वो क्या है? बहुत ज्यादा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट कब कहेंगे? जब उसकी खुद की साइज क्या हो? बहुत ज्यादा कम, और वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा हो उसके कंपेरेटिव में वो डिस्टेंस क्या हो? बहुत ज्यादा। ऑब्जेक्ट की साइज कम होने का मतलब ये नहीं कि ऑब्जेक्ट छोटा होगा। ऑब्जेक्ट की साइज कम होने का मतलब है अपन उसको कंपेयर कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में? वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में। कि इसको, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल इसका क्या होगा? आपकी अर्थ, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। कि सन के रेस्पेक्ट में जब आपकी अर्थ क्या करती है? मोशन करती है। तो उस टाइम पे जो अर्थ डिस्टेंस कवर करती है वो क्या होती है? काफी ज्यादा होती है। किसकी कंपेरेटिव में? उसकी खुद की साइज की कंपेरेटिव में। तो उस मोमेंट पे अपन, उस स्टडी के दौरान अपन उसको क्या बोल सकते हैं? अर्थ को, कि अर्थ क्या पॉइंट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? सेकेंड एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? मोशन ऑफ ट्रेन during hundreds of kilometer of जर्नी। मतलब कोई ट्रेन आपकी क्या कर रही है? हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का मोशन कर रही है। अब हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का मोशन कर रही है तो डिस्टेंस क्या हो गई? बहुत ज्यादा। जबकि आपकी जो ट्रेन होती है वो खुद भी 1 किलोमीटर जितनी भी नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्रेन की साइज है, किसके कंपेरेटिव में? जितना वो मोशन कर रही है उसकी कंपेरेटिव में वो साइज क्या हो गई? बहुत कम हो गई। इसलिए अपन ट्रेन को उस केस में क्या बोल सकते हैं? पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो फिर से किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट का बोलेंगे जब आपका ऑब्जेक्ट है उसकी खुद की साइज, उसकी सेल्फ साइज काफी ज्यादा कम होती है। किसके रेस्पेक्ट में? जितना वो मोशन कर रही है, जितनी वो डिस्टेंस कवर कर रही है उसके रेस्पेक्ट में। अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल मोशन। कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के लिए मोशन कौन कौन से होते हैं? 1, 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन। कि 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन मोशन कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहली बात क्या है? ये डायमेंशन का मतलब क्या है? तो अपने जनरली कितने कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं? 3 कोऑर्डिनेट होते हैं अपने। कौन कौन से 3 कोऑर्डिनेट होते हैं? एक क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। एक क्या होता है? वाई कोऑर्डिनेट। एक क्या होता है? जेड कोऑर्डिनेट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को
किसी भी पॉइंट को स्पेस के अंदर उसकी पोजीशन बताने के लिए अपन को कितने कोऑर्डिनेट चाहिए, 3 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। अब आपको ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अब ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो ऑब्जेक्ट का मोशन किस तरह से 3 टाइप से डिफाइन होता है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। अब कैसे 3 तरह से डिफाइन होता है? फर्स्ट आपका होता है 1 डायमेंशन मोशन। 1 डायमेंशन मोशन के अंदर क्या होता है कि आपके टोटल कोऑर्डिनेट कितने, 3 कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई जेड। अगर 3 में से ओनली एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन मोशन। फिर से आपके टोटल कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, 3, अगर उसमें से ओनली एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं कि वो आपका 1 डायमेंशन मोशन है। कैसे पता चला कि उसकी ओनली आपकी जो पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं उसमें 2 कोऑर्डिनेट क्या है, सेम, और एक क्या हो गया, डिफरेंट। ये कब पॉसिबल होता है? ये ओनली एक केस में पॉसिबल होता है जब आपका जो मोशन है वो किस में मोशन कर, आपका जो ऑब्जेक्ट है वो किस में मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। कोई भी स्ट्रेट लाइन ले लो, या तो एक्स एक्सिस की ले लो, या वाई एक्सिस की ले लो, या फिर जेड एक्सिस की ले लो। उस केस के अंदर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसके मोशन को अपन क्या बोलते हैं, 1 डायमेंशन मोशन। इसके एग्जांपल कैसे समझ सकते हो आप? फर्स्ट एग्जांपल इसका क्या होगा, मोशन ऑफ ए कार इन स्ट्रेट लाइन, और सेकंड एग्जांपल क्या होगा इसका, फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। अब अपन क्या देखते हैं कि कोई भी जो कार है अगर वो स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन कर रही है तो अब ना तो वो लेफ्ट टर्न ले रही है ना कोई राइट टर्न ले रही है, ठीक है। और अपन गिवन कंडीशन आपका जो पाथ है उस पाथ पे कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं है, तो अब उसकी अपनी जो उसकी जनरल लेंथ है उससे ज्यादा ऊपर नीचे भी, जनरल हाइट से ऊपर नीचे भी वो नहीं होगी, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है, कार जो है कैसे चली जा रही है, स्ट्रेट लाइन में चली जा रही है, ना तो लेफ्ट टर्न ले रही है, ना तो लेफ्ट टर्न ले रही है, ना राइट टर्न ले रही है, ओनली किसमें, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। तो ये आपका क्या हो गया, 1 डायमेंशन का मोशन हो गया, मतलब ओनली एक डायमेंशन चेंज हो रही है। नेक्स्ट इसका एग्जांपल क्या है, फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी। फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी का मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल ये कैप है, अगर मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ तो ये स्ट्रेट कहाँ जाता है, नीचे। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल इसके ऊपर लग रहा है तो ओनली ग्रेविटेशनल पुल की वजह से जो बॉडी नीचे जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्री फॉल। इसको फिर आगे अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में। तो ये तो हो गया फ्री फॉल। अब फ्री फॉल ऑफ ए बॉडी 1 डायमेंशन कैसे होता है कि अब ये जो कैप है अगर मैं इसको नीचे छोड़ता हूँ तो कैसे जाती है, स्ट्रेट नीचे जाती है। स्ट्रेट नीचे जाती है मतलब इसका ओनली एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, हाइट वाला कोऑर्डिनेट ना। अब गिवन कंडीशन आपकी एयर नहीं है, एयर रेजिस्टेंस कुछ भी नहीं है, उसके इसमें ओनली कहाँ जाती है, नीचे। ना तो ये लहराते हुए जाती है, ओनली कैसे जाती है, स्ट्रेट नीचे जाती है। तो उसके इसमें ओनली कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है, ओनली हाइट वाली डायमेंशन चेंज हो रही है। तो ये भी कौन सा हो गया आपका, मोशन इन 1 डायमेंशन। नेक्स्ट क्या होता है, 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन का बोलेंगे, आपके टोटल कोऑर्डिनेट कितने हैं, 3, एक्स वाई जेड। अगर 3 में से 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो, 3 में से 2 कोऑर्डिनेट आपके अगर क्या हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल मोशन। अब 3 में से 2 कोऑर्डिनेट कैसे चेंज होते हैं, फर्स्ट एग्जांपल तो इसका क्या ले सकते हो आप, एग्जांपल में फर्स्ट क्या ले सकते हो, मोशन ऑफ ए कार इन zigzag पाथ, कि मतलब आपकी जो कार है वो कैसे चल रही है, zigzag पाथ में मोशन कर रही है। zigzag का मतलब होता है ऐसे, ये आपका पाथ है और ये आपकी क्या कार है। तो पहले वो ऐसे जाएगी, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अब गिवन कंडीशन इस पाथ पे कोई भी स्पीड ब्रेकर नहीं है तो उसकी हाइट में कोई भी चेंज नहीं होगा, बस उसका एक कोऑर्डिनेट तो ये चेंज हो रहा है, एक इधर, एक इधर, एक इधर। तो ओनली उसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, हाइट में चेंज नहीं हो रहा। तो ये कौन सा मोशन हो गया, 2 डायमेंशन मोशन हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, कि सन के अराउंड जो आपके अर्थ है उसका जो मोशन हो रहा है उसको अपन क्या बोलते हैं कि वो कौन सा मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन है। कैसे 2 डायमेंशनल मोशन है, अपन क्या देखते हैं कि अर्थ ओनली कौन सा मोशन कर रही है, सन के अराउंड सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है। अर्थ कौन सा मोशन कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है सन के अराउंड। तो उसमें सर्कुलर मोशन में कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है, तो अर्थ का मोशन ओनली सर्कुलर है, अर्थ ऊपर या नीचे नहीं हो रही है, ओनली कौन सा मोशन कर रही है, सर्कुलर। तो ओनली कितने कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। तो ये कौन सा मोशन हो गया, 2 डायमेंशनल मोशन हो गया, ठीक है। अपन थर्ड की बात कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल मोशन।
थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ में जो उसका मोशन हो रहा है उसमें तीन के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है और जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो एक्स वाई जेड ये तीनों के तीनों जब कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए उसको अपन क्या बोलते हैं कि ये कौन सा मोशन है, थ्री डायमेंशनल मोशन है। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट इसका एग्जाम्पल क्या होगा, मोशन ऑफ फ्लाइंग काइट। आप जो काइट उड़ाते हो, पतंग उड़ाते हो, वो जो काइट का पतंग का जो मोशन होता है उस मोशन को अपन क्या बोलते हैं स्पेस के अंदर, वो जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल मोशन। क्यों? क्योंकि काइट को अपन जब खींचते हैं तो कहाँ आती है, वो अर्थ के पास में आती है, और जब उसमें फ्री करते हैं तो अर्थ से कहाँ जाती है, दूर जाती है। तो एक तो वो चेंज हो गई, और हवा जो चलती रहती है, आपकी एयर सर्कुलेशन रहता है तो उसका इधर उधर साइड में भी मोशन ऊपर नीचे भी होता रहता है, तो उसमें तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। सेकंड आपका है मोशन ऑफ एरोप्लेन। सेकंड क्या है आपका, मोशन ऑफ एरोप्लेन। मोशन ऑफ एरोप्लेन के अंदर भी क्या होता है कि अर्थ पहले कहाँ होता है, इस पे ग्राउंड पे होता है, ग्राउंड से वो क्या करता है, टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ करता है तो उस मोमेंट पे कहाँ जाता है, पहले ये ग्राउंड से चल रहा है फिर टेक ऑफ कर रहा है। टेक ऑफ कर रहा है तो उसकी हाइट क्या हो गई, चेंज, तो जेड कोऑर्डिनेट वैसे भी चेंज हो गया। और जब वो एयर में होता है, स्पेस में होता है, तब उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन भी क्या होती है, लेफ्ट राइट करके चेंज होती है। तो उस मोमेंट पे उसके तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। तो मोशन ऑफ काइट, मोशन ऑफ एरोप्लेन, या फिर ये जो मार्कर है ये देखो, इसकी हाइट भी चेंज हो रही है और ये मोशन भी कर रहा है। तो इसका भी जो मोशन है ये भी कौन सा मोशन है, थ्री डायमेंशनल मोशन है। तो ये आपके 1, 2 और 3 डायमेंशनल के क्या होते हैं, मोशन के टाइप्स होते हैं एग्जाम्पल की फॉर्म में। अब एक बार कोऑर्डिनेट के टर्म्स में भी समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई, ये जेड, और ये आपका क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अपन बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई ऑब्जेक्ट है जो अभी कहाँ है, एक्स कोऑर्डिनेट में ए पॉइंट के ऊपर है। ए पॉइंट से वो कहाँ चला गया, कुछ टाइम इंटरवल टी के बाद में बी पॉइंट के ऊपर चला जाता है। तो अपन क्या देखते हैं कि एक्स के ऊपर उसका कोऑर्डिनेट कितना था, मान लो ये x1 है, ये डिस्टेंस कितनी है x1, और ये डिस्टेंस कितनी है x2। तो अपन क्या बोलेंगे कि यहाँ पे उसके कोऑर्डिनेट कितने थे, x1, y कितना है, कुछ भी नहीं, क्योंकि x के ऊपर है तो y कितना हो गया, 0, और z भी कुछ नहीं है तो z भी कितना हो गया, 0। अब जब चेंज हुआ तो कितना हुआ, x1 से चेंज कितना हो गया, x2, y में कोई चेंज नहीं हुआ, उसी x एक्सिस के ऊपर है तो y कितना है वापस अभी भी 0, और z अभी भी कितना है, 0। तो अपन क्या देखते हैं कि ओनली कौन सा कोऑर्डिनेट आपका चेंज हुआ, x वाला कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। तो इस डायमेंशन को, मोशन को अपन क्या बोलेंगे, ये कौन सा मोशन है, वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो ये तो बात है वन डायमेंशनल मोशन की। अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, टू डायमेंशनल की। टू डायमेंशनल के अंदर क्या है कि आपके दो डायमेंशंस चेंज होंगे। कैसे, ये आपका x, ये y और ये z। फॉर एग्जाम्पल अभी कोई आपका पॉइंट यहाँ है, ए पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट अभी है, ठीक है। ए पॉइंट पे उसके कोऑर्डिनेट लेट अपन एज्यूम कर रहे हैं x1, y1 और z कितने हैं, 0। तो x1, y1 0, क्योंकि z के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा। को किसी प्लेन में, फॉर एग्जांपल ये जैसे बोर्ड के ऊपर आपके जो पॉइंट है, ये बोर्ड के ऊपर जो मोशन है ये कौन सा है, टू डायमेंशनल मोशन है। और ऐसे ही ये पॉइंट में यहाँ पे लेके चला गया, तो अब क्या चेंज हुआ, पहले x कितना था, यहाँ से यहाँ तक कितना था, x1, और अब यहाँ से आपका पॉइंट यहाँ चला गया तो यहाँ पे x कितना है आपका, फॉर एग्जाम्पल x2। ऐसे ही y, इस पॉइंट पे y कितना है, y1, और यहाँ पे अब आपका पॉइंट चला गया तो आपका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, y2। तो अब आपके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, यहाँ पे आपके कोऑर्डिनेट कितना आ गया, x2, y2 और z में चेंज हुआ नहीं तो z अभी भी कितना है, 0। तो आपका ऑब्जेक्ट a पॉइंट से b पॉइंट पे गया तो ओनली उसके कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए, x कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ। तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि ये आपका कौन सा मोशन है, टू डायमेंशनल मोशन है। क्यों, क्योंकि ओनली x और y कोऑर्डिनेट चेंज हुए, तो ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल मोशन हो गया। ठीक है, अब अपन बात कर रहे हैं थ्री डायमेंशनल मोशन की। थ्री डायमेंशनल मोशन के अंदर क्या होगा, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे, x, y और z। फॉर एग्जांपल अभी आपका कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे का मतलब कैसे, ऐसे, ये आपका अभी एक पॉइंट है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन किसकी है, क्या है उसकी, a, और उसके कोऑर्डिनेट कितने हैं अभी, x1, ये जो डिस्टेंस है कितनी है, x1, और हाइट उसकी कितनी है,
y1, तो अभी कितना है उसका x1, y1 और z1। ऐसे ही फॉर एग्जांपल a पॉइंट से वो b पॉइंट के ऊपर जाता है तो कितना हो जाता है, चेंज होके मान लो ये कितनी है आपकी x2, ऐसे हाइट कितनी है y2 और z कोऑर्डिनेट उसका कितना है z2, तो यहाँ पे कितने कोऑर्डिनेट हो गए उसका x2, y2 और z2। तो अपन क्या देखते हैं कि उसके कितने कोऑर्डिनेट चेंज हुए, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हुए, मतलब ये आपका जो मोशन है ये कौन सा मोशन है, 3 डायमेंशनल मोशन है। तो ये तो अपने क्या हुए, टाइप के मोशन हुए, दोनों टर्म्स में अपन ने देख लिए, एग्जांपल की फॉर्म में देख लिए और ग्राफ की फॉर्म में भी देख लिए। फिर से 1 डायमेंशन मोशन क्या होता है, जिसमें 3 में से ओनली एक कोऑर्डिनेट चेंज होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। 2 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जिसमें 2 कोऑर्डिनेट आपके चेंज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोशन ऑफ ए कार इन ए जिगजैग पाथ और मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। थर्ड अपन ने क्या पढ़ा कि 3 डायमेंशनल मोशन, उसमें कितने कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहे हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, 3 डायमेंशनल मोशन। इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं आपके, मोशन ऑफ ए फ्लाइंग काइट या फिर मोशन ऑफ एरोप्लेन इन द स्पेस, ठीक है। तो ये अपने क्या हुए टाइप्स ऑफ 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल मोशन। यस, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिस्टेंस क्या होता है। अपन ऑलरेडी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस अपन कैसे देखते हैं कि आपका ऑब्जेक्ट है एक पोजीशन पे, एक पोजीशन से वो पोजीशन चेंज करके ड्यूरिंग टाइम इंटरवल वो कहाँ जा रहा है, सेकंड नेक्स्ट पोजीशन पे जा रहा है। तो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे उसने अपनी पोजीशन को क्या करा, चेंज करा। तो अब डिस्टेंस क्या होती है आपकी, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस, कि एक्चुअल उसकी कितनी चेंज हो रही है, या फिर और कैसे इसको बोल सकते हैं, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल का मतलब क्या है, देखो अब आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो अभी मान लो ए पॉइंट पे, अब ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के कितने पाथ हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट पाथ हो सकते हैं। अपन को नहीं पता ऑब्जेक्ट कौन से पॉइंट से उसके ए पॉइंट से बी पॉइंट के ऊपर जाएगा, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के कितने पाथ होते हैं, इनफाइनाइट पाथ होते हैं। इसका मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपका ऑब्जेक्ट गया, तो डिस्टेंस क्या होगी, जो उसने एक्चुअल पाथ लिया, एक्चुअल जो उसको पाथ है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ बिटवीन टू point where the object travel from A point to B, initial point to final point during a time interval। तो ये तो आपका क्या हो गया, डिस्टेंस की डिस्टेंस, ये आपकी डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब एक्चुअल पाथ अपन व्हीकल में कैसे पता चलता है, तो व्हीकल में आपका सामने एक डिवाइस होता है, ठीक है। डिवाइस के अंदर आपके किलोमीटर चेंज होते रहते हैं, जैसे जैसे अपन मोशन करते हैं तो व्हीकल के अंदर सामने एक मीटर के अंदर आपके किलोमीटर चेंज होते रहते हैं। उससे व्हीकल के अंदर जो वो डिवाइस होता है उसका नाम होता है ओडोमीटर। तो ओडोमीटर क्या करता है, मेरा मेजर करता है, क्या मेजर करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है। तो ओडोमीटर क्या करता है, डिस्टेंस को मेजर करता है, ठीक है। अब डिस्टेंस के अंदर अपन ने डायरेक्शन की बात तो करी नहीं, क्यों, क्योंकि आपका व्हीकल कहीं पे भी जा सकता है, ओडोमीटर तो अपनी रीडिंग कंटिन्यू बताएगा। तो डिस्टेंस कोई भी हो सकती है, तो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। तो आपका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के अंदर डायरेक्शन का रोल नहीं होता है, और वो फिजिकल क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन का कोई रोल नहीं होता, ओनली मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब आपकी जो डिस्टेंस है वो कौन सी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ए पॉइंट पे इनिशियल पॉइंट है ये आपका, और ऑब्जेक्ट को कहाँ जाना है, बी पॉइंट पे। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट आपका क्या है, बी। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन में जो आपकी लेंथ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। फिर से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में जो लेंथ होती है उसको अपन क्या बोलते हैं,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट करा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। और अपन को पता है कि ये क्या, आपके कोई भी दो पॉइंट के बीच में उस डायरेक्शन में जो लाइन होती है वो क्या होती है, मिनिमम पाथ या फिर मिनिमम पाथ ट्रेवल। मिनिमम पाथ बोलो या फिर शॉर्टेस्ट पाथ बोलो, दोनों क्या है, सेम है। कि दो पॉइंट के बीच में जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के डायरेक्शन में जब आप मोशन करते हो तो जो लाइन बनती है वो क्या बनती है, स्ट्रेट पाथ। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, स्ट्रेट लाइन या फिर पाथ। तो डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ बिटवीन, एक्चुअल जो मोशन होता है आपका, एक्चुअल जो पाथ होता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन में जो आपकी लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यही आपकी क्या होती है, मिनिमम लेंथ होती है या फिर शॉर्टेस्ट लेंथ होती है, किसके बीच में, दो पॉइंट के बीच में। तो ये तो वो अपना डिस्टेंस और ये क्या हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं अपन। यस, फर्स्ट अपन एग्जांपल देख रहे हैं। कोई एक आपका ऑब्जेक्ट है जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट में मोशन कर रहा है, लेकिन मोशन कैसा कर रहा है, सेमी सर्कुलर मोशन कर रहा है। फिर से आपका ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट में मोशन कर रहा है, कौन सा मोशन कर रहा है, सेमी सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अपन को यहाँ पे फाइंड क्या करना है, एक तो अपन को क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस, और एक अपन को फाइंड क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अपन को पता है कि डिस्टेंस क्या होती है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। अब आपने पूरा सर्कुलर कंप्लीट सर्कुलर मोशन अगर वो करती, तो अब कोई ऑब्जेक्ट अगर वो कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ए से चालू करा था, वापस ए पॉइंट पे आ गया, तो उसने कितना मोशन करा, उसका एक्चुअल पाथ कितना हुआ, सर्कल की सर्कमफेरेंस। और सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। सर्कल की सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 2 पाई आर। तो अगर कंप्लीट सर्कल का पूछता, कंप्लीट सर्कल में अगर वो मोशन करता, तो कंप्लीट सर्कल के अंदर आपका डिस्टेंस कितनी हो जाती है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, और वो कितनी होती है, सर्कमफेरेंस विच इज इक्वल टू 2 पाई आर। बट अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ने कितना मोशन करा, सेमी सर्कुलर, सेमी मतलब हाफ, सेमी सर्कुलर मतलब हाफ सर्कल मोशन करा। अब टोटल सर्कल कितना था, 2 पाई आर, अपने हाफ करा तो डिस्टेंस पे कितनी हो जाएगी, हाफ। तो टोटल कितना है, 2 पाई आर डिवाइड बाय हाफ, उसका 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, अपने क्या बचा, टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, पाई आर। ठीक है, अब यहाँ पे आर क्या है, आपकी डिस्टेंस, आपकी रेडियस है, सेंटर पॉइंट से आर क्या है, आपकी रेडियस है। ठीक है, तो आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई, 2 पाई आर, पूरे कंप्लीट सर्कल की थी, उसकी हाफ कितनी हो गई, 2 पाई आर डिवाइड बाय 2 पाई आर। ये क्या हो गई आपकी डिस्टेंस। अब आप क्या निकाल रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, इनिशियल पॉइंट से जो लेंथ होती है फाइनल पॉइंट की तरफ, मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ, ये आपकी लेंथ हो गई, ये सीधी लेंथ हो गई। और अपन को पता है कि ये सीधी जो लेंथ है ये इसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस, और मिनिमम डिस्टेंस क्या होती है, दो पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन। तो इसलिए मैंने ए और पी पॉइंट के बीच में क्या बना दी, स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, तो अब अपन क्या देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन, अब सर्कल के अंदर जो बीच में उसके मिड सेंटर पॉइंट से स्ट्रेट लाइन पास होती है, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर। उसको क्या बोलते हैं अपन, डायमीटर। और डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2 इंटू रेडियस। डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2 इंटू रेडियस, क्योंकि ये आर, यहाँ से यहाँ तक आर, और यहाँ से यहाँ तक फिर आर, तो टोटल आपके ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 2r। ठीक है, और यही आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस किसके इक्वल हो रही है, सेमी सर्कल में डायमीटर के इक्वल। और डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2 इंटू आर, और आर क्या है आपके यहाँ पे, रेडियस। तो अपन क्या देखते हैं कि जब भी कोई बॉडी सेमी सर्कुलर मोशन करती है, तो उस केस के अंदर आपकी जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस कितनी हो जाती है, पाई आर, 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2r के। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, ग्राउंड से उसको, ये आपका ग्राउंड, ये ग्राउंड का सिंबल है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे रखा हुआ है, ग्राउंड से मैंने उसको फेंका। फॉर एग्जांपल ये कैप है, कैप को अगर मैं ऊपर उछालता हूं तो ये पहले कहाँ जाएगा, ऊपर, वापस कहाँ आएगा, नीचे। तो ग्राउंड से अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका तो पहले कहाँ जाएगा, ऊपर, फिर वापस कहाँ जाएगा, नीचे। तो ये क्या हुआ, उसका मोशन। मैंने एज्यूम करा कि उसने जिस हाइट तक उसने मोशन करा वो हाइट कितनी है उसकी, h हाइट है। ठीक है, जिस हाइट तक उसने मोशन करा है, फॉर एग्जांपल वो हाइट कितनी है उसकी, h। तो अब यहाँ इस केस में भी अपन को क्या बताना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट।
तो अब डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होती है अपनी एक्चुअल पाथ ट्रेवल। अब एक्चुअल कितना चला तो अपन देखते हैं। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ से कहाँ गया, इतनी हाइट तक गया। हाइट कितनी है h, तो डिस्टेंस कितनी हो गई पहले h। जब कहाँ तक, वो टॉप तक पहुंचा। अब टॉप पे जाने के बाद वो वापिस आया, नीचे आया, और नीचे जब आया तो उसने वापस कितने डिस्टेंस में मोशन करा, h डिस्टेंस में मोशन करा। तो जाने की कितनी हो गई h, और आने की वापस कितनी हो गई h। तो टोटल उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई ऑब्जेक्ट की। जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप ऊपर फेंकते हो तो ऊपर जाके आने में टोटल उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाती है, 2h, क्योंकि वो एक्चुअल पाथ है। अब क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, छोटे डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। छोटा डिस्टेंस क्या होगी। अब अपन क्या देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसको मैंने कहा फेंका ऊपर, वापस इसको मैंने क्या कर लिया, कैच कर लिया। तो मैंने अपने हैंड से इसको फेंका, ये कहाँ गया ऊपर, और वापस कहाँ आ गया। ये इसको जब मैं छोड़ता हूँ तो कहाँ जाता है ऊपर, और वापस कहाँ जाता है हैंड में। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब ऊपर उछालते हो वापस जब वो कहाँ आता है, नीचे आता है। तो आप क्या देखते हो कि उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों क्या है, सेम है। और इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है, तो उनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी हो गई, 0, ठीक है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फेंका, वो ऊपर गया, वापस कहाँ है, नीचे आ गया, ग्राउंड पे आ गया, तो इनिशियल पोजीशन जो थी वही क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। तो मतलब दोनों पोजीशन सेम है, और दोनों पोजीशन अगर सेम होती है तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी है, 0। तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाता है, 0। तो ये आपका सेकेंड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल अपन देख रहे हैं, ये आपका एक एज बना हुआ है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट था जो कि कहाँ था, ए पॉइंट पे था, आप उसको टॉप पे लेके गए, बी पॉइंट पे लेके गए। ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आप एक ऑब्जेक्ट को लेके गए फोर्स लगा लगा के, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके जहां तक आप उसको लेके गए, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है, s। ये डिस्टेंस फॉर एग्जांपल कितनी है, s है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, दोनों इस केस के अंदर की डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो अपन क्या देखते हैं, पहले कौन से पॉइंट पे था, ए पॉइंट से कहाँ पॉइंट पे गए, बी पॉइंट पे गए। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने में एक्चुअल पाथ कितना ट्रेवल करा, एस ट्रेवल करा। तो एक्चुअल पाथ क्या होती है आपकी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी, एस। अब ऐसे ही डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की डायरेक्शन में जो लेंथ होती है, या फिर जो मिनिमम लेंथ होती है, शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। तो अपन क्या देखते हैं कि ए पॉइंट और बी पॉइंट पे आपके ऑब्जेक्ट ने मोशन कैसा करा, स्ट्रेट लाइन का मोशन करा। और अब स्ट्रेट लाइन का ऑलरेडी मोशन करा, कोई कर्व पाथ नहीं है, कोई कर्व पाथ नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो आपके डिस्टेंस है एस, वही आपका क्या हो गया यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, एस हो गया। क्यों, क्योंकि ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जो ऑब्जेक्ट ने एक्चुअल मोशन करा और जो किसके इक्वल है, उसकी मिनिमम डिस्टेंस उसमें, और वो दोनों क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब जब भी आपका ऑब्जेक्ट क्या करता है, स्ट्रेट लाइन का मोशन करता है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन का मोशन करता है बिना अपनी डायरेक्शन को चेंज करे, उस केस में अपनी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाते हैं, सेम हो जाते हैं, ठीक। यस, अब अपन कुछ नोट पॉइंट्स देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के। फर्स्ट अपना नोट पॉइंट क्या है, डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के अंदर अपन को ओनली क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन से मतलब नहीं होता है। क्यों, क्योंकि आपका डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल। तो ओनली अपन को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड, जो कि कौन बताता है, व्हीकल के अंदर ओडोमीटर नाम का डिवाइस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको क्या चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। क्यों, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जो आपकी लेंथ होती है उसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ में क्या चाहिए, डायरेक्शन, और जहाँ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसलिए आपका डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो इक्वल टू कब होगा, इक्वल टू हमेशा ओनली एक ही केस में होता है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, स्ट्रेट लाइन मोशन में, जब आपकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही हो। कैसे, अभी अपन एक एग्जांपल करा था, अपन फिर से देख रहे हैं। अगर ये अभी कोई कार है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो इस केस में एक्चुअल पाथ भी क्या है, ए टू बी, और मिनिमम पाथ भी क्या है, ए टू बी। क्यों, नंबर 1 कौन सा मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, और नंबर 2 डायरेक्शन चेंज नहीं करी अपन ने।
डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी तो लेंथ तो बढ़ जाएगी और डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, कम हो जाएगा अगर वापस गाड़ी कहाँ आती है, रिवर्स में आती है। तो इस रीजन से अपन क्या बोलते हैं कि डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ओनली इक्वल ओनली एक केस में होता है, कब, स्ट्रेट लाइन में। अदरवाइज हमेशा डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। कैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो पॉइंट है ए और बी, अब उनके बीच में मिनिमम पॉसिबल पाथ क्या है आपका, स्ट्रेट लाइन, तो वो तो क्या हो गया आपका कि ये दोनों इक्वल हो गए। उसके अलावा अब उसके अलावा स्ट्रेट लाइन के अलावा मैं ए टू बी कैसे जा सकता हूँ, कोई भी पाथ ले सकता हूँ मैं, इनफाइनाइट पाथ में ले सकता हूँ, ठीक है। अब हर केस कौन सा है, हर जो पाथ है वो कौन सा है, कर्व पाथ है, और कर्व पाथ की लेंथ, दो पॉइंट के बीच में कर्व पाथ की लेंथ स्ट्रेट लाइन पाथ से हमेशा क्या होती है, ज्यादा। फिर से दो पॉइंट के बीच में ए टू बी के बीच में कर्व पाथ कोई भी ले लो आप, कर्व पाथ की जो लेंथ होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ से क्या होती है, ज्यादा। इस रीजन से कर्व पाथ आपने अगर लेते हो तो एक्चुअल लेंथ क्या होगा, कर्व पाथ, इसलिए आपके डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये अपना सेकंड नोट पॉइंट है। थर्ड नोट पॉइंट अपना क्या है, द फॉर मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स डिस्प्लेसमेंट इज सिंगल वैल्यूड बाय डिस्टेंस डिपेंड ऑन द एक्चुअल पाथ। अब कोई भी दो पॉइंट के बीच में अपन बात कर रहे हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, सिंगल वैल्यूड होता है। सिंगल वैल्यूड का मतलब क्या है कि एक पॉइंट ए से लेके अगर मैं दूसरे पॉइंट बी पे जा रहा हूं, एक पॉइंट ए से मैं अगर दूसरे पॉइंट बी के ऊपर जा रहा हूं, तो अब मेरे को कोई बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट निकालो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मिनिमम पाथ ए पॉइंट से बी, तो स्ट्रेट लाइन तो क्या हो गई मेरी, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा सिंगल होगी। कोई भी दो पोजीशन के बीच में आपके ऑब्जेक्ट ने मोशन करा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट की हमेशा वैल्यू क्या होगी, एक, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। जबकि आपकी जो डिस्टेंस होती है वो कुछ भी हो सकती है। कैसे, अगर आप कोई भी पाथ ले सकते हो, आप हो सकता है कि इस सिंपल पाथ से जा रहे हो, या फिर आप ऐसे कर्व होते हुए जा रहे हो, या फिर आप कैसे भी जा सकते हो। तो कि आप कितने भी पाथ से जा सकते हो, कितने भी पाथ से जा सकते हो, तो एक्चुअल पाथ कितने हो सकता है, कुछ भी, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है आपकी, एक्चुअल पाथ, और एक्चुअल पाथ दो पॉइंट के बीच में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो दो पॉइंट के बीच में कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी हो सकता है, उस रीजन से आपका डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो सकती है, बहुत सारी। डिस्टेंस की वैल्यू कितनी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, डिपेंड है आपने कौन सा पाथ चूज करा। जबकि डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमेशा क्या होगी, ए। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम पाथ, और मिनिमम पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पाथ, इसलिए स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट के बीच में ओनली एक बन सकती है। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्प्लेसमेंट की कितनी वैल्यू हो सकती है, सिंगल वैल्यू, और डिस्टेंस की कितनी वैल्यू हो सकती है, मल्टीपल वैल्यूज हो सकती है। नेक्स्ट अपना नोट पॉइंट क्या है, For a moving particle, distance can never decrease with time while displacement can be. आपका डिस्टेंस कभी भी आपकी क्या नहीं हो सकती, डिक्रीज नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, फॉर एग्जांपल आपने कोई व्हीकल पे आप बैठे हो और व्हीकल पे कहीं जा रहे हो, तो व्हीकल में आप कहीं भी नहीं जाओ, ओडोमीटर की जो रीडिंग है किलोमीटर की हमेशा क्या होगी, इंक्रीज होगी, हमेशा इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि आपने एक्चुअल जो आप चल रहे हो वो तो इंक्रीज हो रहा है ना। आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, व्हीकल लेके आप किसी भी डायरेक्शन में जाओ, आपके किलोमीटर तो काउंट हो रहे हैं, किलोमीटर काउंट हो रहे हैं, मतलब आपकी डिस्टेंस हमेशा क्या हो रही है, इंक्रीज, मतलब कभी भी वो डिक्रीज नहीं हो सकती। इसका मतलब डिस्टेंस टाइम के साथ हमेशा क्या होती है, इंक्रीज। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, आपका ऑब्जेक्ट अभी ओ पॉइंट पे, ओ पॉइंट से अगर वो ए पॉइंट पे जाता है, तो मैं ये बोलता हूँ कि मेरी डिस्टेंस कितनी हो गई, ओ से ए स्ट्रेट लाइन पाथ है, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो गया, ओ टू ए। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या आ रही है, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं देखता हूँ कि मेरे ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट कहाँ से करा था, ओ पॉइंट से, पहले वो कहाँ गया, ओ टू ए, ओ टू ए, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट रिवर्स लेता है, और रिवर्स में कहा चला जाता है, ए के भी लेफ्ट में चला जाता है बी पॉइंट पे। तो अब मैं क्या बोलूंगा कि डिस्टेंस तो मेरी क्या हो जाएगी, इस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, O टू ए प्लस ए टू बी। पहले कहां गए, O से A, एक्चुअल डिस्टेंस क्या होती है, देखो एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ क्या है, पहले O टू A और उसके बाद में A टू B, तो डिस्टेंस तो टोटल काउंट हो गई। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का देखो सिंपल फॉर्मूला होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जब भी अपन निकालते हैं
तो उसका फाइनल सिंपल फॉर्मूला, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, सिंपल सा डिस्प्लेसमेंट का ही आपका फॉर्मूला होता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब इस केस में अपनी फाइनल पोजीशन का है लेफ्ट साइड में बी पे, और आपने स्टार्ट कहां से करा था, इनिशियल पोजीशन कहां थी, ओ पे। तो अब फाइनल पोजीशन आपकी लेफ्ट में आ गई। अब अगर आप इसको, अगर इनिशियल पोजीशन से जब ए पे जा रहे थे, अगर आप इसको क्या ले रहे थे, पॉजिटिव, राइट साइड को अगर आप क्या ले रहे थे, पॉजिटिव, तो ऑब्वियसली बात है कि लेफ्ट साइड को अब आपको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, क्योंकि अपोजिट में जा रहे हो। और आपकी फाइनल क्या है, नेगेटिव के अंदर आ रहा है, फाइनल आपका क्या है, नेगेटिव में। तो फाइनल नेगेटिव में और इनिशियल का है आपका 0, तो इसलिए आपका फाइनल, आपका जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट ने इनिशियल पोजीशन से कहां चला गया, वो लेफ्ट साइड में चला गया। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है क्या, तो हाँ डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। किस केस में हो सकता है 0, जब आपका ऑब्जेक्ट ने जिस पॉइंट से स्टार्ट करा था, फॉर एग्जांपल ये मेरे ऑब्जेक्ट ने O पॉइंट से स्टार्ट करा, इनिशियल में वो O पॉइंट से लेके A पॉइंट पे गया, और उसके बाद A पॉइंट से वापस कहाँ आ जाता है, O पॉइंट पे आ जाता है। तो उसकी इनिशियल पोजीशन क्या थी, O, और फाइनल पोजीशन अगर वापस O पॉइंट पे आ जाता है तो फाइनल पोजीशन भी क्या हो जाती है, O। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों क्या हो गई, सेम, और इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो गए, तो दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ कितना है, 0। तो इस केस के अंदर आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो सकती है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। फिर से, अगर आपका ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकती क्योंकि मोशन कर रहा है, और नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि हमेशा क्या होती है, डिस्टेंस इंक्रीज। जबकि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, क्या हो सकता है, कब, जब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या हो, सेम। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो सकता है कि हाँ, जब आपका फाइनल पोजीशन पॉजिटिव साइड में हो, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्या हो सकता है, जब आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल पोजीशन से भी कहाँ जा रहा हो, रिवर्स जा रहा हो, बैकवर्ड जा रहा हो, नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा हो। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का साइन है, ठीक है, नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मतलब जनरल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट मोशन करते हैं तब आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, कभी भी इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली आपकी बॉडी जो कभी स्ट्रेट नहीं चलती है, कर्व और साइड में चलती रहती है, इसलिए आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जनरली इक्वल नहीं होते। लेकिन क्या ये हो सकते हैं, तो अभी अपन ने देखा कि ये हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट क्या करे, हाउएवर इट कैन बी इन स्ट्रेट लाइन मोशन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। कब हो सकते हैं, जब आपका ऑब्जेक्ट इसमें मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, बिना डायरेक्शन को चेंज करें, क्योंकि जैसे डायरेक्शन चेंज करेगा, ये जैसे यहाँ पे पहले स्ट्रेट लाइन में O से A गए तो जितनी डिस्टेंस है उतना ही क्या है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जैसे ही A से वापस O पे आए तो डिस्टेंस तो इंक्रीज हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हो गया, 0। और अगर और A के बीच में अगर रुक जाता हूँ तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इस रीजन से अपन क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है जब सेम साइड में जा रहे हो, और नेगेटिव भी हो सकता है जब आपका ऑब्जेक्ट रिवर्स में जा रहा हो या फिर बैकवर्ड में जा रहा हो, ठीक है। तो ये आपके क्या है, नोट पॉइंट्स अपने डिस्टेंस के और डिस्प्लेसमेंट के। यस, अब अपन एक क्वेश्चन कर रहे हैं किसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, a body covered a distance L meter along a curved path of a quarter circle, what will be the ratio of the distance and displacement, distance to displacement। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले अपन को क्या करना है, गिवन में देखना है। गिवन में अपन को क्या गिवन है, ए बॉडी कवर्ड ए डिस्टेंस L मीटर अलोंग ए कर्व पाथ ऑफ ए क्वार्टर सर्कल। अब पहले बात किसकी है, पूरे सर्कल की, ठीक है। अपन ने पहले पूरा सर्कल बना दिया। क्वार्टर सर्कल का मतलब क्या होता है, 1/4 ऑफ ए सर्कल। मतलब अगर इसको मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूं, क्वाड्रेंट बनाता हूं, तो आपके ऑब्जेक्ट ने जो मोशन करा है वो कितना है, क्वार्टर सर्कल। आपका ऑब्जेक्ट कितना मोशन कर रहा है, क्वार्टर सर्कल। मतलब आपका इनिशियल पॉइंट अगर ए है तो कितना जा रहा है, 1/4। 1/4 कितना हो गया आपका, ये A to B। तो ये आपका जो है, ये आपके ऑब्जेक्ट में मोशन कर रहा है कितना, क्वार्टर सर्कल जितना। और वो क्या बोल रहा है, क्वार्टर सर्कल जितना ही मोशन कर रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, L मीटर है, ठीक है। आपको ये गिवन है।
अब आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, मतलब जब आपका ऑब्जेक्ट ए टू बी पॉइंट पे जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा, तो ये अपन को पूछ रहा है, ये अपना क्वेश्चन है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि आपका सर्कल है, ऑब्वियसली बात है कि इसके फॉर्मूले रेडियस की टर्म्स में आएंगे, तो इसलिए अपन एज्यूम कर रहे हैं कि जो सर्कल की रेडियस है वो रेडियस कितनी है, आर। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि आपको गिवन क्या है कि मोशन उसने कितना करा, मोशन उसने कितना करा, क्वार्टर सर्कल। अब यहां से यहां तक, अब सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसकी, डिस्टेंस की। डिस्टेंस आपकी होती क्या है, एक्चुअल पाथ। अब एक्चुअल पाथ उसने कितना ट्रेवल करा, एल। वो क्या बोल रहा है कि भाई उसने कितना ट्रेवल करा है, बॉडी कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ एल मीटर उसने ट्रेवल करा। अब एल मीटर है कितना, क्या बोल रहा है, अलोंग ए कर्व पाथ ऑफ क्वार्टर सर्कल, मतलब 1/4। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। अब क्वार्टर सर्कल, अब कंप्लीट सर्कल अगर मोशन करता, कंप्लीट सर्कल अगर मोशन करता तो पूरा मोशन में उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, सर्कल की सरकमफेरेंस कितनी होती है, 2πr। अगर वो कंप्लीट सर्कल मोशन करता तो कितना मोशन हो जाता है, सर्कल की सरकमफेरेंस इतना 2πr। लेकिन उसने मोशन कितना करा, क्वार्टर सर्कल मोशन करा, मतलब 2πr डिवाइड बाय 4, मतलब उसने मोशन कितना करा, 2πr टोटल, उसका 4 क्वार्टर मोशन करा। तो L किसके इक्वल हो गया आपका, 2πr तो टोटल मोशन होता, लेकिन उसने कितना करा, क्वार्टर जितना, मतलब क्वार्टर मतलब डिवाइड बाय 4। तो आपका L की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 2πr बाय 4 के। इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका L कितना आ जाता है, πr डिवाइड बाय 2। और यहाँ से अगर अपन रेडियस की वैल्यू निकाले तो रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2L डिवाइड बाय पाई। तो ये तो आपको क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गई। अब आपको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। अब मैं क्या देखता हूं कि इनिशियल पॉइंट ये रहा आपका और फाइनल पॉइंट आपका क्या है, बी। इनिशियल पॉइंट ये रहा और फाइनल पॉइंट का क्या है, बी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम पाथ दो पॉइंट के बीच का। मिनिमम पाथ क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। तो ए पॉइंट के बीच और बी पॉइंट के बीच की स्ट्रेट लाइन, ये जो लाइन है ये मेरा क्या बता रही है, डिस्प्लेसमेंट बता रही है। अब मैं कैसे निकालूं डिस्प्लेसमेंट, तो मैं क्या देखता हूं कि यहाँ पे मेरा एक ट्राइंगल बन रहा है, ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। इस पॉइंट को अगर मैं सी बोलता हूं तो ए बी सी, ये मेरा क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल बन रहा है आपका सी पे, तो आपका ट्राइंगल क्या हो गया, ए सी बी। तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये आपकी रेडियस है, ये भी आपकी कितनी है, रेडियस है सारी, तो ये भी रेडियस है। तो अपन क्या देखते हैं कि ये क्या है आपका, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस आपका कितना हो जाता है, अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो आपका जो हाइपोटेनियस है, आपका जो डिस्प्लेसमेंट अपन यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2r स्क्वायर, और आर स्क्वायर का तो अंडर रूट कितना हो गया, r, और ये कितना हो गया, √2r। तो ये दोनों मेरे क्या निकल गए, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस की भी मेरे को वैल्यू निकल गई, कितनी आ रही है डिस्टेंस की वैल्यू, πr/2, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, √2r। अब आपसे क्या पूछ रहा है, इन दोनों का रेशियो, डिस्टेंस डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। तो ऊपर क्या लिखेंगे, डिस्टेंस। तो अपने को पूछ क्या रहा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितनी है आपकी, πr/2, और डिस्प्लेसमेंट कितना है आपका, √2r। जब इसको सॉल्व करेंगे तो r से r कट हो गया, फाइनल आपका बचा कितना, π/2 √2। तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो रेशियो आ रहा है फाइनल वो कितना आ रहा है, π/2 √2। ठीक है, तो सबसे पहले देखो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आपको पता क्या होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के, सर्कल वगैरह के। और उसके बाद में आपको क्वेश्चन को रीड करना है कि आपको क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा तो उसको मल्टीपल टाइम रीड करना है, 2 से 3 बार, क्योंकि जनरली क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है अपन को कि करना क्या है। थैंक यू।